दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी अ केस ऑफ आइडेंटिटी हिंदी में। मैं और शर्लॉक होम्स उसके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। होम्स के बेहद विश्वासपात्र आदमी बिली ने दरवाज़ा खोला। वो पूरे घर की देखभाल का काम करता था। उसने देखा कि वहाँ एक लड़की बदहवास सी खड़ी है। उसकी उम्र कोई 25 साल के करीब रही होगी। उसके बाल सुनहरे थे, होंठ सुर्ख, चेहरा और रंगत खूबसूरत। उसने बताया कि उसका नाम मैरी सदरलैंड था। शर्लॉक होम्स ने औपचारिक रूप से उसका स्वागत किया और उसे बैठने को कहा। मैं उसकी आंखों में बेचैनी साफ देख पा रहा था। वो किसी समस्या को लेकर जबरदस्त ढंग से परेशान थी। उसके बैठते ही शर्लॉक ने कहा, नज़र कमजोर होने के बाद भी आप कैसे टाइपराइटर के शब्दों को तुरंत ढूंढ लेती हैं? क्या आपकी टाइपिंग स्पीड पर असर नहीं पड़ता? उसने चकित भाव से शर्लॉक की तरफ देखते हुए कहा, जी पहले पढ़ता था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि टाइपराइटर में कौन सा शब्द कहाँ है। अब मुझे उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने मुझे देखते ही ये कैसे जान लिया? मैं तो आपसे पहली बार ही मिल रही हूँ। होम्स ने हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा काम ही है ऐसी चीज़ों को जानना। फिर भी क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ये कैसे जाना? मेरे घर में आते हुए आपने मेरी नेम प्लेट को पढ़ा था। पढ़ते वक्त आप आंखों को थोड़ा मिचमिचा रही थीं। ऐसा वही लोग करते हैं जिनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है। आपकी आस्तीनें कोहनी के पास से बहुत मुचड़ी हुई सी और गंदी हो रही हैं, जैसे वो टेबल से रगड़ खाकर घिसटते हुए चलती हों। बस इसी से मुझे आइडिया आया कि आप टाइपिंग के काम में रुचि लेती हैं। कमाल है। वो बहुत ही प्रभावित दिखी। तो अब आप मुझे बता सकती हैं कि आप यहाँ किस काम से आई हैं? मैं अपनी एक दोस्त मिसेज एथरीज के केस की सफलता के बारे में सुनकर आपके पास आई हूँ। ओह, मिसेज एथरीज, उनके पति के गायब हो जाने का केस? जी हाँ, हर कोई, यहाँ तक कि पुलिस भी उनको मरा हुआ मान चुकी थी, लेकिन आपने कितनी आसानी से उनको ढूंढ निकाला। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे केस में भी कुछ कुछ वैसा ही करें। और यहाँ आने के बाद तो अब आपकी काबिलियत पर मुझे ज़रा भी संदेह नहीं रहा है। आप अपनी समस्या तो बताइए। जी, मुझे मिस्टर हॉस्मर एंजल की तलाश है। आप जब यहाँ आ रही थीं तो काफ़ी गुस्से में थीं। जी हाँ, क्योंकि इस मामले में मेरे पिता भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे थे। मेरी समस्या सुनकर उन्हें तुरंत मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैं आपके पिता का नाम जान सकता हूँ? मिस्टर विंडी बैंक। मतलब वो आपके सौतेले पिता हैं? हाँ, लेकिन आपने ये कैसे जाना? मैरी सदरलैंड की तरह होम्स की बातें सुन सुनकर मैं भी बुरी तरह हैरान हो रहा था। वो कितनी आसानी से चीज़ों के बारे में जान जाता था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो बहुत ही आसान है। आपके पिता और आपके सरनेम के फ़र्क से मुझे पता चला। अगर वो आपके सौतेले पिता ना होते तो आपका और उनका सरनेम एक ही होता। ओह, समझी। वैसे मैं उन्हें कहती तो पापा हूँ, लेकिन ये मुझे एक मजाक सा लगता है, क्योंकि वे मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं। और आपकी माँ, वो कहाँ हैं? वो ठीक हैं। पापा की मौत के बाद उन्होंने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी और उनका पति उम्र में उनसे 15 साल बड़ा था। मेरे पापा प्लम्बर थे। उन्होंने अच्छा चलता हुआ बिजनेस छोड़ा था, जिसे मेरी माँ और मिस्टर हार्डी संभाल रहे थे। मिस्टर हार्डी उनकी कंपनी में फोरमैन हैं, लेकिन मिस्टर विंडी बैंक के आते ही माँ ने जमे जमाए बिजनेस को बेचकर सारे पैसे मिस्टर विंडी बैंक के शराब के बिजनेस में लगा दिए। उससे तो तुम्हारी पॉकेट मनी पर भी फर्क पड़ा होगा। जी नहीं, मुझे पॉकेट मनी मेरे अंकल नेड से मिलती है, जो ऑकलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड में उनका स्टॉक का काम है। वहाँ से मुझे करीब 2,500 पाउंड्स मिलते हैं, लेकिन मैं इसका सिर्फ ब्याज ही खर्च करती हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा मैं टाइप के काम से भी काफ़ी पैसे कमा लेती हूँ। मैंने तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब मैं सबसे पहले तुम्हारा परिचय अपने मित्र डॉक्टर वॉटसन से करवाता हूँ, शर्लॉक ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। और अब आप मुझे मिस्टर हॉस्मर एंजल के बारे में सब कुछ बताइए।
उससे मेरी पहली मुलाकात गैस फिटर्स बॉल पर हुई थी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक जलसा होता है जहाँ लोग नाचते गाते हैं। इसके लिए पापा ने पहले से ही टिकटों का इंतजाम किया हुआ था जब वे जीवित थे। उनके बाद उन टिकटों को माँ को भेज दिया गया। मिस्टर विंडीबैंक नहीं चाहते थे कि हम वहाँ जाएं। वे हमें कहीं भी जाने से हमेशा मना करते थे। एक बार तो जब मैंने स्कूल की पार्टी पर जाने की जिद की तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन मैं तो जाने का फैसला कर चुकी थी। उनको मुझे रोकने का क्या अधिकार था? मेरी अपनी जिंदगी थी, मेरी अपनी इच्छाएं थीं, उस पर वे बंदिशें नहीं लगा सकते थे। जब उनको ये पता चला कि मेरे पापा के सारे दोस्त भी वहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने ये कहकर हमें रोकने की कोशिश की कि ये फंक्शन हमारे लिए ठीक नहीं है। उनको मेरे पहनावे पर भी एतराज़ था। वो बहुत ही खूबसूरत कीमती वेलवेट की बनी पोशाक थी। मुझे उसको पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि मैं वो ड्रेस पहनूं। ये तो अच्छा हुआ कि उनको अपने काम के सिलसिले में फ्रांस जाना पड़ा। तब मैं और माँ मिस्टर हार्डी के साथ वहाँ गए। तब वहीं पर मैं पहली बार उससे मिली, मिस्टर हॉस्मर एंजल। इतना कहते कहते वो जैसे कहीं खो सी गई। मैं समझ सकता था कि वो हॉस्मर की यादों में खो गई है। तब तो फिर मिस्टर विंडीबैंक जब अपने काम से लौटे होंगे तो ये जानकर बहुत गुस्सा हुए होंगे कि तुम उनके मना करने के बाद भी फंक्शन में चली गईं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लौटने पर वे बहुत खुश थे। तो तुम उस फंक्शन में मिस्टर हॉस्मर एंजल से मिली? जी हाँ सर, मैं उसी रात उससे मिली। वो हमारी पहली मुलाकात थी। वहाँ रोशनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पापा के लौटने से पहले हम 2 बार मिले, लेकिन उनके लौट आने के बाद वो मुझसे नहीं मिला। ऐसा क्यों? शर्लक होम्स ने पूछा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिस्टर विंडीबैंक की सोच हमारी सोच से एकदम अलग है। उन्हें मेरी इच्छाओं और पसंद की जरा भी परवाह नहीं है। वे हमारा मिलना पसंद नहीं करते। इस बात को एंजल भी जानता और समझता था, इसलिए वो कोई फसाद खड़ा नहीं करना चाहता था। तो मिस्टर हॉस्मर एंजल कितने दिन तक आपसे नहीं मिले? जब तक पापा वहाँ रहे तब तक। उनको उसी हफ्ते फिर से फ्रांस जाना पड़ा। तब हॉस्मर ने मुझे पत्र लिखा कि मिलने से अधिक ये तरीका ज्यादा सुरक्षित है आपस में बात करने का। इसलिए हम एक दूसरे को पत्र लिखने लगे। हमने एक जगह तय कर ली थी जहां हम अपने पत्र छोड़ देते थे। वो अपना पत्र रात को छोड़ देता था और मैं सुबह अपना छोड़ आती थी और उसका पत्र ले आती थी। वो काम क्या करता था? मैं उसके बारे में बस इतना जानती हूँ कि वो लैडनहॉल स्ट्रीट के किसी ऑफिस में कैशियर का काम करता है। किस ऑफिस में? ये तो मैं नहीं जानती। तुम्हें ये तो पता होगा कि वो रहता कहाँ है। उसने बताया था कि वो ऑफिस में ही सोता है। यानी तुम्हें उसका पता तक नहीं मालूम? जी नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है, होम्स ने कहा। तुम अपने पत्र किस पते पर भेजती हो? लैडनहॉल स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस के पते पर। उसने पत्र भेजने के लिए अपने ऑफिस का एड्रेस क्यों नहीं दिया? उसका कहना था कि ऐसा करने से उसके ऑफिस के लोग उस पर शक करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और जानकारियां दे सकती हो, जैसे उसके व्यवहार के बारे में? वो तुमसे दिन या रात के किस समय में मिलता था? मुझे वो बहुत ही शर्मीला इंसान लगा। वो अक्सर मुझे रात में ही मिलता था। वो डरता था कि दिन के उजाले में कोई उन्हें मिलते हुए ना देख ले। हालांकि मैंने उसको कभी ठीक से नहीं देखा, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो अपनी बातों की तरह ही प्यारा होगा। क्या मतलब? तुमने उसे ठीक से नहीं देखा, इस बात का क्या मतलब है? इतनी मुलाकातों के बाद भी? होम्स के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मैंने आपको बताया ना कि हम रात को ही मिलते थे जब अंधेरा होता था। वो बहुत धीरे धीरे बोलता था, लगभग फुसफुसाते हुए। उसने मुझे बताया था कि उसके गले में कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा जोर से नहीं बोल पाता था। वैसे भी उसे जोर से चीख चीख कर बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका काफी पैसा इस इलाज में लग गया था। मैंने भी कई बार पैसों से उसकी मदद की थी। हालांकि वो बहुत मिन्नतें करने के बाद ही इसके लिए तैयार हुआ था। वो कपड़े बहुत अच्छे पहनता है और उसकी आंखें मेरी ही तरह कमजोर हैं। वो एक बड़ा काला चश्मा लगाता है।
जब मैरी चुप हो गई तो होम्स ने उससे फिर पूछा, जब तुम्हारे पिता विंडी बैंक फ्रांस से वापस आए तब क्या हुआ? उनके लौटने से पहले ही वो मेरे घर आया और तब मैंने कहा कि क्यों ना मेरे पिता के आने से पहले हम शादी कर लें। क्या तुमने अपनी माँ से इसकी इजाज़त ले ली थी? माँ को मैंने उसके बारे में बताया था। उनको इससे कोई एतराज़ नहीं था। वो भी चाहती थीं कि हम पापा के लौट कर आने से पहले ही शादी कर लें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि पापा को वे मना लेंगी। वैसे तो मैं पापा की मर्जी की कोई परवाह नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैंने उनके फ्रांस के ऑफिस के पते पर इस बात की सूचना भेज दी थी कि मैं शादी कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? होम्स ने पूछा। ऐन मेरी शादी वाले दिन ही वो पत्र वापस लौट आया। मतलब वो उनको नहीं मिला? जी हाँ। फिर क्या हुआ? ये इसी शुक्रवार की बात है। हमने सेंट जेवियर्स चर्च में शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो चाहता था कि शादी में बस हम 3 लोग ही शामिल हों, इसलिए उसने 2 गाड़ियों का इंतजाम किया। वो माँ से चर्च में ही मिलना चाहता था। दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे खड़ी थीं। पीछे वाली एक गाड़ी में वो खुद था और आगे वाली दूसरी गाड़ी में उसने मुझे और माँ को चर्च आने के लिए कहा। हम चर्च पहुँचे। दूसरी गाड़ी से हम उसके उतरने की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक नहीं उतरा तो हमने जाकर देखा। तब हमने पाया कि वो गाड़ी में था ही नहीं। हमने गाड़ी वाले से पूछा कि वो कहाँ गया, लेकिन गाड़ी वाले को भी नहीं पता था कि वो कब उतर गया था। कहीं उसका तुमसे कोई झगड़ा या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह तक हम लोग बहुत अच्छे मूड में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो उसे बुरा लगा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा घटा हो जिसके बाद वो गायब हो गया हो? मैंने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। जी हाँ, हो तो सकता है, मैरी ने कहा। मुझे भी इसी बात की शंका है कि वो किसी खतरे में पड़ गया है। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप उसका पता लगाएं। मैं बहुत ही परेशान हूँ। न जाने वो किस हाल में है, कहाँ है। ये सब होने के बाद तुम्हारी माँ का क्या रिएक्शन था? होम्स ने अचानक पूछा। उनको बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने मुझसे कह दिया कि आज के बाद मैं उस इंसान का नाम भी अपनी जुबान पर ना लाऊं। और तुम्हारे पिता, उनके लौटने पर तुमने उनको भी तो इस बारे में बताया होगा? हाँ, बताया था। मैं उस समय बुरी तरह रो रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो ऐसे लोगों की मानसिकता को जानते हैं जो पहले किसी के पैसे पर ऐश करते हैं और फिर शादी जैसी स्थिति आने के बाद उसमें फंसना नहीं चाहते और वैसा ही करते हैं जैसा हॉस्मर एंजल ने मेरे साथ किया। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने पापा के चेहरे पर एक सुकून सा देखा, जैसे वो इस शादी के न होने से बहुत खुश हों। उन्होंने मुझको आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल दिया और फिर वहां से चले गए। क्या हॉस्मर एंजल ने तुम्हें पत्र लिखकर अपने बारे में नहीं बताया कि वो अचानक क्यों और कहाँ गायब हो गया था? होम्स ने पूछा। नहीं, मैं इस उम्मीद में पोस्ट ऑफिस गई जरूर थी, लेकिन मुझे कोई पत्र नहीं मिला। देखो मैरी, होम्स ने कहा, इस घटना का रहस्य मैं पता तो जरूर लगाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस घटना के बारे में सोच सोचकर खुद को ज्यादा परेशान मत करो। हालांकि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे भूलने की कोशिश करो। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि तुम हॉस्मर एंजल को भी भूलने की कोशिश करो। क्या आपको लगता है मैं उससे अब कभी नहीं मिल पाऊंगी? उसने हैरान निगाहों से शर्लॉक की तरफ देखा। मुझे शक है कि शायद नहीं। लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा? वो कहाँ चला गया होगा? ये सवाल अभी तुम मेरे लिए ही रहने दो। क्या तुम मुझे उसके लिखे हुए वो पत्र दिखा सकती हो? जी हाँ, वो पत्र मेरे पास ही हैं। इतना कहकर उसने 4 पत्र शर्लॉक के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैंने उसकी तलाश में अखबारों में एक विज्ञापन भी दिया था। ये रही उस विज्ञापन की मेरे हाथ से टाइप की गई वो डिटेल जिसे मैंने अखबार को दिया था। उसके बाद शर्लॉक होम्स ने उसका पता पूछा, उसके पिता के ऑफिस की जगह के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उसने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं एक बार फिर कहूँगा, बल्कि ये आपको मेरी सलाह है
कि आप इस पूरे किस्से को एक बेकार किताब की तरह बंद कर दें। इसे खोल कर रखने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय झूठी उम्मीदों और तनाव के। मैं ऐसा नहीं कर सकती मिस्टर शर्लॉक होम्स। मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है। मैं जानती हूँ कि वो जहाँ भी होगा मेरे लिए बहुत परेशान होगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैंने होम्स की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो अपने प्रेमी को भूल जाए? बेचारी कितनी निराश हो गई थी। मुझे लगता है कि तुम कुछ ऐसा समझ गए हो जो मुझे अभी तक नहीं समझ आया है। उसने जो कुछ मुझे बताया वही तुमने भी सुना वॉटसन। जितना तुम जान गए हो उतना ही मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुमने उन बातों को नहीं देखा जितना मैंने देखा। क्या तुम मुझे उसकी ये विज्ञापन वाली पर्ची पढ़कर सुनाओगे? मैंने उस पर्ची को उठाया और पढ़ने लगा। गुमशुदा की तलाश। एक आदमी जिसका नाम हॉस्मर एंजल है, कद 5 फुट 7 इंच, दिखने में मजबूत, साफ रंग, काला चश्मा लगाता है, काला फ्रॉक कोट और ग्रे कलर का ट्राउजर पहने है। खुद को लैडनहॉल स्ट्रीट के किसी ऑफिस में कैशियर बताता है। यदि किसी को इस शख्स का पता हो या पता चले तो बताने की कृपा करें। इतना पढ़कर जब मैंने पर्ची को वापस टेबल पर रख दिया तो शर्लॉक मेरी तरफ देखते हुए बोला, तो माय डियर वॉटसन, क्या तुम इस पर्ची पर लिखे शब्दों और मिस्टर होस्मर एंजल द्वारा लिखे गए पत्रों के शब्दों के बीच की समानता या अंतर को बता सकते हो जो फिलहाल मुझे नजर आ रही है? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे विचार में दोनों में जो चीज समान है वो शायद ये है कि ये दोनों ही टाइप किए हुए हैं। ध्यान से देखो वॉटसन, हॉस्मर ने अपने सारे पत्र टाइप किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने साइन के रूप में लिखा गया अपना नाम भी टाइप किया है। यानी इसका मतलब है कि साइन न करके वो इस बात का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था कि उसने ऐसा कोई पत्र लिखा है। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। खैर, अब मैं इस बात की तह तक जाने के लिए एक पत्र लिखूंगा। मैरी सदरलैंड के सौतेले पिता मिस्टर विंडी बैंक को ये पूछने के लिए कि क्या वो हमसे कल शाम 6 बजे मिल सकता है। लेकिन जब तक उसका जवाब मुझ तक नहीं पहुंच जाता, मैं इस केस में आगे कोई निर्णय नहीं ले सकता। चूंकि अब मामले में कल से पहले कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं अपने घर चला गया। अगले दिन जब मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो शर्लॉक को मैंने नींद में ऊँघते हुए पाया। वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गंध फैली हुई थी। उसके सामने कुछ केमिकल और टेस्ट ट्यूब रखे थे। शायद वो कुछ टेस्ट कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। मैंने वहां जाते ही पूछा, क्या तुमने गायब दूल्हे की पहेली को हल कर लिया? हाँ, बिल्कुल। जहां तक मेरी खोज कहती है तो ये मुझे सीधे सीधे धोखेबाजी का केस लग रहा है। कौन किसको धोखा दे रहा है? इससे पहले कि शर्लॉक जवाब दे पाता, बाहर कदमों की आहट हुई। होम्स ने मुझसे कहा, ये मिस्टर विंडी बैंक के कदमों की आहट है। उन्होंने मेरे पत्र के जवाब में लिखा था कि वो ठीक 6 बजे मुझसे मिलने आएंगे। मिस्टर विंडी बैंक के रूप में जो आदमी हमारे सामने आया वो मझले कद का, करीब 30 साल की उम्र का क्लीन शेव्ड व्यक्ति था। उसने अपना चमचमाता हुआ हैट एक तरफ टांग दिया। शर्लॉक ने उससे कहा, गुड इवनिंग मिस्टर विंडी बैंक। मेरे ख्याल से ये टाइप किया हुआ पत्र आपने ही मुझे भेजा है। जी हाँ, शायद मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि मैरी ने आपको खामखा परेशान किया। वो बहुत ही जिद्दी लड़की है। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है उसके बारे में सोचना जल्दी से नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले में पुलिस को शामिल ना करें। मैं नहीं चाहता कि हमारी जग हंसाई हो। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो इंसान इस तरह धोखा देकर भाग गया, आप उसको ढूंढ कैसे पाएंगे। मेरा मतलब उस हॉस्मर एंजल से है जिसके लिए मेरी नादान बेटी पागल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं मिस्टर विंडी बैंक कि मेरे पास वो हर कारण है कि मैं उसे खोज निकालूं, और मैंने उसे खोज लिया है, होम्स ने कहा। विंडी बैंक ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर बोला, मैं सुनने के लिए बेचैन हूं कि वो कहाँ है। इसकी बजाय आपको ये जानने के लिए बेचैन होना चाहिए कि वो कौन है, होम्स ने बड़े मजे से कहा। क्या मतलब? क्या वो हॉस्मर एंजल नहीं है? अभी सब पता लग जाएगा, शर्लॉक ने कहा। वैसे क्या आप मानते हैं
कि किन्हीं दो इंसानों की हैंडराइटिंग एक जैसी हो सकती है? वैज्ञानिक तरीके से देखें तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं भी ऐसा ही मानता हूं। लेकिन इसके विपरीत टाइपराइटर के मामले में इसका विपरीत होता है, यानी दो टाइपराइटर एक जैसा लिख सकते हैं। जी क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, विंडी बैंक ने उलझे स्वर में कहा। मतलब ये मिस्टर विंडी बैंक कि दो टाइपराइटर एक जैसा लिख सकते हैं, लेकिन एक ही टाइपराइटर दो तरीके से नहीं लिख सकता। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। इसमें ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है कि एक टाइपराइटर एक ही तरीके से लिख सकता है, चाहे मैं उससे लंदन में लिखूं या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर फ्रांस में। अब मैं आपके लिखे हुए पत्र पर आता हूं। आपने इसे लिखने में जिस टाइपराइटर का इस्तेमाल किया है उसका एक लेटर ई थोड़ा टेढ़ा है। इसके एक और अक्षर आर की आखिरी हिस्से की डंडी बहुत थोड़ी सी टूटी हुई है, जिससे ये अक्षर पूरा टाइप नहीं होता। इसी तरह से लगभग 20 और अक्षर हैं जिनसे आपके टाइपराइटर से लिखे शब्दों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम अपने सारे लेटर इसी टाइपराइटर से लिखते हैं और वो आसानी से पढ़े जाते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी का ध्यान जाए, मिस्टर विंडी बैंक ने कहा। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं कि आपका ध्यान यकीनन इसकी तरफ जाएगा। मैंने महसूस किया कि विंडी बैंक का गला सूखने लगा था। शर्लॉक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब आप इन पत्रों में मिस्टर हॉस्मर द्वारा टाइप किए हुए इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए मिस्टर विंडी बैंक। इसमें भी लेटर ई थोड़ा टेढ़ा है। आर लेटर की आखिरी हिस्से की डंडी बहुत थोड़ी सी टूटी हुई है, जिससे ये पूरा टाइप नहीं हो रहा। इसी तरह से करीब 20 और अक्षर हैं जिनसे टाइपराइटर से लिखे शब्दों को आसानी से पहचाना जा सकता है कि उन्हें लिखने वाला टाइपराइटर वही है जिससे आपका भेजा हुआ पत्र टाइप किया गया है। विंडी बैंक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं और वो पसीने पसीने हो गया। अपनी सीट से उठकर खड़ा होकर वो जोर से चिल्लाकर बोला, आपका दिमाग खराब हो गया है मिस्टर होम्स। अगर आपने मुझे यही बकवास करने या सुनने के लिए यहाँ बुलाया है तो मैं चलता हूँ। जब आपको हॉस्मर एंजल मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको यही बताने के लिए बुलाया है कि मैंने उसे पकड़ लिया है। तो कौन है वो? कहाँ है? वो पिंजरे में बंद चूहे के समान छटपटा रहा था। वो तुम हो मिस्टर विंडी बैंक, समझे? ये क्या बकवास है? वो बुरी तरह भड़क गया। वो तुम हो, शर्लॉक ने अपने शब्दों को दोहराया। एक इंसान जब अपने से 15 साल बड़ी एक अमीर औरत से शादी करता है तो वो शादी नहीं होती बल्कि सौदा होता है। और तुमने भी ये सौदा किया मिस्टर जेम्स। लेकिन तुम्हारी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। तुमने मिस मैरी को भी अपने जाल में फंसाना चाहा। तुमने सोचा होगा कि घर में पति बनकर पत्नी के पैसे पर मौज करोगे और बाहर प्रेमी बनकर प्रेमिका के पैसे को दोनों हाथों से लूटते रहोगे। इसीलिए तुम अपनी प्रेमिका से रात को मिलते थे ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए। घर घर आते गले से उससे बातें करते थे ताकि वो तुम्हारी आवाज ना पहचान जाए। पत्र उसको हाथ से लिखने की बजाय टाइप करके लिखते थे ताकि वो तुम्हारी राइटिंग ना पहचान जाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच समस्या बनकर आ गई शादी, जो कि तुम कर नहीं सकते थे और इसीलिए तुमने गायब होने में ही अपनी भलाई समझी। विंडी बैंक समझ चुका था कि अब और नाटक करने से कोई फायदा नहीं। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। एक लड़की से उसके सपने छीनना बहुत खतरनाक होता है मिस्टर। तुमने ऐसा करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और वो भी अपनी ही बेटी के साथ। प्लीज मिस्टर होम्स, आप उसको कुछ नहीं बताएंगे, वरना मैं मरने के लायक भी नहीं रहूंगा। मैं सचमुच उसे कुछ नहीं बता सकता, ना ही वो इस सब पर यकीन करेगी। लेकिन ये मेरी मजबूरी भी है और जरूरत भी। वो मुझे नाकाम समझेगी, मुझे परवाह नहीं। लेकिन सच तो ये है कि मैं बाप बेटी के उस रिश्ते को बदनाम नहीं होने देना चाहता जो सिर्फ विश्वास पर टिका होता है। तुमने जो किया है अपना ज़मीर खोकर किया है। अगर अब भी कुछ शर्म बाकी हो तो भविष्य में कभी भी हॉस्मर एंजल को जिंदा करने की कोशिश मत करना। वक्त के साथ मैरी उसे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें और तुम मुझे हमेशा याद रहेंगे।
वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने होम्स से पूछा, तुमने तो कमाल कर दिया होम्स, तुम्हें विंडी बैंक पर शक कैसे हुआ? होम्स ने बताया, जब मैरी ने मुझे ये बताया कि वो आर्थिक रूप से हॉस्मर की मदद करती रही है तो मुझे उसकी नीयत पर शक हुआ। उसने ये कहा था कि वो मदद लेते वक्त हमेशा शर्मिंदा होता था, लेकिन ये नहीं कहा कि वो उसकी मदद को ठुकरा देता था। अगर वो ये बात कहती तो मैं कभी भी विंडी बैंक पर संदेह नहीं करता। इससे ये बात तो साफ थी कि हॉस्मर स्वभाव से लालची है, ठीक मैरी के पिता मिस्टर विंडी बैंक की तरह, क्योंकि उसने भी पैसे के लिए अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी की थी ताकि उसकी जिंदगी आराम से कट सके। अब जरा इसके बाद की कहानी पर गौर करो। ये दोनों लोग कभी भी एक ही समय पर मैरी से नहीं मिलते थे। विंडी बैंक उससे दिन में मिलता था और हॉस्मर रात में। वो ठीक से उसकी शक्ल भी नहीं देख पाती थी। आवाज पहचाने जाने के डर से वो उससे साफ आवाज में बात नहीं करता था। रात में भी वो काले बड़े शीशों की ऐनक लगाता था। मेरा शक और भी तब पक्का हुआ जब मैंने उसका साइन भी टाइप किया हुआ देखा। कोई भी इंसान जो प्रेम पत्र टाइप कर रहा है वो भला अपना साइन क्यों टाइप करेगा? इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी कि उसे अपनी हैंडराइटिंग पहचाने जाने का डर था। तब मुझे लगा कि ये एक ही इंसान है जो दो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी बात को साबित करने के लिए मैं पुख्ता सबूत चाहता था। इसीलिए मैंने मिस्टर विंडी बैंक को पत्र लिखकर यहाँ आने को कहा। उसका टाइप किया हुआ जवाब मुझे उसी पोस्ट ऑफिस की मोहर के साथ मिला जहाँ से हॉस्मर अपने पत्र मैरी को भेजा करता था। मैंने हॉस्मर के सारे पत्रों का मिलान विंडी बैंक के भेजे पत्र से किया। सारे पत्र एक ही टाइपराइटर से टाइप किए गए थे। फिर ठीक शादी के समय वो गायब हो गया, क्योंकि मैरी की माँ के सामने आते ही उसकी पोल खुल जाती और सारा खेल खत्म हो जाता। विंडी बैंक अपनी पत्नी के पैसे से भी जाता और प्रेमिका के पैसे से भी। उसका ऐशो आराम सब कुछ खत्म हो जाता। इसी से मैं समझ गया कि विंडी बैंक ही हॉस्मर है। ऐसे इंसान को तो जेल की चक्की पिसवानी चाहिए, मैंने गुस्से में कहा। वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैरी को केस दर्ज करवाना होगा और फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो। विंडी बैंक को अपना सबक मिल चुका है, हमें हमारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं और हमारा केस भी खत्म हो चुका है। इसलिए अब इस कहानी को बंद कर देने में ही सबकी भलाई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे।